ये हमने बेसिकली स्टार्ट किया हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। अब इसमें हम पहले जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ है जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिक्स में वो हम पढ़ेंगे कि वो कौन से हैं। ठीक है, स्टार्ट हम करते हैं डेंसिटी से। ठीक है, कि व्हाट इज़ एक्चुअली डेंसिटी और mass डेंसिटी। mass per unit volume of a liquid at a standard temperature and pressure denoted by rho। ठीक है, और इसका जो फार्मूला है वो क्या होता है? इसका फार्मूला होता है एम बाई वी, और इसमें एम जो है मास ऑफ द लिक्विड होता है, वी होता है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड होता है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि डेंसिटी और मैस डेंसिटी होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर डिनोटेड बाय वी, सॉरी रो, जिसको हम कहते हैं कि रो। ठीक है, और यूनिट इसका होता है केजी पर मीटर क्यूब। यूनिट इसका क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसका जो फार्मूला है वो ये है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू, इसका फार्मूला क्या है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मैस बाय वॉल्यूम। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास? दूसरा पार्ट है हमारा हम्म, दूसरा पार्ट है हमारे पास वेट डेंसिटी। क्या चीज़ है? वेट और स्पेसिफिक वेट। ठीक है, ये कहते हैं बेसिकली वेट पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब वेट पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो है हमारा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डब्ल्यू के साथ। ठीक है, तो स्मॉल डब्ल्यू जो है वो इज इक्वल्स टू होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि है स्पेसिफिक वेट। ठीक है, और वेट डेंसिटी। अब बात आती है हम नेक्स्ट में, और इसकी यूनिट्स कौन से? इसकी यूनिट्स हैं किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, या इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक, या इसका यूनिट है न्यूटन पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका फॉर्मूला एक और जो है, अगर हम डेंसिटी और जो स्पेसिफिक वेट को दोनों को साथ में लिंक करें तो वो कौन सा है? वो है बेसिकली W इज इक्वल्स टू रो जी। ठीक है, वो क्यों है? क्योंकि जो स्मॉल w है, जो स्पेसिफिक वेट है, वो इज इक्वल्स टू है वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब वेट बाय वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं कि एम जी। ठीक है, एम जी बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें जो है बेसिकली मैस बाय वॉल्यूम जो है वो हम कहते हैं डेंसिटी को। तो ये हो गया डेंसिटी, और एक आपका रह गया जी, जो कि जी। तो ये आपका जो रह गया वो है कि स्पेसिफिक वेट आपका हो गया रो जी के इक्वल। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज़ इसमें ये है कि हमने क्या क्या कर लिया? हमने डेंसिटी पढ़ी है कि डेंसिटी और मास डेंसिटी इज एक्चुअली मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर डिनोटेड बाय रो। यूनिट इसका है केजी पर मीटर क्यूब। फिर है वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट। ठीक है, स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर डिनोटेड बाय स्मॉल डब्ल्यू। यूनिट इसका किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और न्यूटन पर मीटर क्यूब, और न्यूटन पर मिलीमीटर क्यूब। फार्मूला क्या है इसका? दूसरा का डेंसिटी और क्या कहते हैं, वेट डेंसिटी को हम आपस में मिला लें। वेट डेंसिटी स्पेसिफिक वेट इसको हम कहते हैं, वो होगा बेसिकली डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू रो जी। अब बात ये आती है कि जो वाटर है उसका स्पेसिफिक वेट क्या है? उसका है एक है, अगर ऐसा यूनिट के आप मुताबिक देखें तो वो है 9.81 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, स्पेसिफिक वेट वाटर का क्या है? 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। या फिर हम इसको 9.81 इंटू 10 पावर, ये तो किलो को हम इंटू 10 पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 9.81 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब। या इसको हम एक और तरीके से अगर लिखना चाहें, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 9.81 इंटू 10 पावर-6 न्यूटन पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हम फिर से रिपीट करता हूँ कि स्पेसिफिक जो वेट है वो क्या चीज़ है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम है ऑफ अ लिक्विड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसकी जो यूनिट है वो क्या है कि किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, जिसको हम न्यूटन पर मीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं, या इसको हम न्यूटन पर मिलीमीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम उसको अगर वाटर का चेक करें तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। अगर इस मीटर क्यूब को हम चेंज करें, नहीं सॉरी, इसमें हम ये जो किलो है इसको हम अगर 10 पावर 3 में लिखना चाहें
हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि 9.81 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम इसको मिलीमीटर क्यूब में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 9.81 इंटू 10 पावर -6 न्यूटन पर मिलीमीटर क्यूब। अब हम नेक्स्ट में आते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या चीज़ है। इट इज़ द वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। इट इज़ क्या, इट इज़ द वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ द लिक्विड। इसको हम फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, ज़ाहिर बात है वॉल्यूम बाय मास, ठीक है। हम मैं फिर से ये रिपीट करता हूँ कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है। इट इज़ द वॉल्यूम, इट इज़ द वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड। इसकी जो डिनोशन है वो हम इसको डिनोट करते हैं वी के साथ। इसका यूनिट है मीटर क्यूब पर केजी या बाय केजी, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका फार्मूला है, ठीक है, वी बाय एम, ठीक है। ये एक्चुअली स्मॉल वी के साथ रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम इसका क्या है कि वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। देख सकते हैं तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर केजी, इसके जो वो हैं इसकी जो यूनिट्स हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में आते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या चीज़ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक वेट ऑफ अ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। नोट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्योर वाटर इज टेकन एज यूनिटी, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या चीज़ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है उसको हम डिनोट करते हैं जी के साथ, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जी इज इक्वल्स टू रो ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय रो विद रिस्पेक्ट टू रो ऑफ वाटर। इसको हम इसमें हम डेंसिटी भी ले सकते हैं कि जी इज इक्वल्स टू रो ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो कंपैरिजन है ना, जी का मतलब ये है कि आप प्रॉपर्टी बेसिकली डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट की कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू क्या चीज़, विद रिस्पेक्ट टू वो क्या कहते हैं, वाटर, ठीक है। स्पेसिफिक वेट का हमने देखा था कि उसकी जो डिनोशन है वो गैमा से की जाती है। गैमा या फिर डब्ल्यू। अब हम नीचे आते हैं, नीचे क्या चीज़ लिखी हुई है। इसकी में इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि जो कंपैरिजन होती है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ में होता है, तो वो दोनों कैंसिल हो जाती है यूनिट्स, ठीक है। मतलब आपको पता ही है कि अगर आप फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आप जी जो है ना विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक वेट ले रहे हो, तो स्पेसिफिक वेट जो है यहाँ पे भी आपके पास के जी मैस मैस बाय वॉल्यूम है। तो मैस पे वॉल्यूम नहीं था वो, सॉरी वो था वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो वेट आपका वेट आ जाएगा ऊपर, ठीक है। न्यू फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज न्यूटन में हम ले लेते हैं ना, तो लेट्स सपोज अगर आप उसमें लेते हो तो उसमें भी ले सकते हो, ठीक है। वेट आपका क्या होता है, वेट इज एक्चुअली के जी, ठीक है। एम न्यूटन क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, तो मैस एंड एक्सेलरेशन, ठीक है, m(m)(s)-2, ठीक है। तो ये आ गया होगा और नीचे आपके पास आ गया क्या, नीचे आपके पास आ गया वॉल्यूम विच इज़ मीटर क्यूब। तो आपके पास यूनिट क्या रह गया, स्पेसिफिक सॉरी स्पेसिफिक वेट का, आपके पास रह गया कि के जी m-1s-2, ठीक है। हम ऊपर देख भी लेते हैं कि हमने सही लिखे गलत लिखे है। इन लोगों ने यूनिट के साथ लिखे है, लेकिन आप जो है ना, ये सर इन्होंने न्यूटन के साथ लिखा हुआ है। न्यूटन के साथ तो बहुत सिंपल हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि न्यूटन के साथ तो आपका स्पेसिफिक वेट जो है वो क्या हो जाएगा कि न्यूटन पर
मीटर क्यूब, यही चीज़ जो मैंने लिखी हुई है। ठीक है, तो उसमें आपका सिंपल हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको? अब हम आगे जाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो सिंपल बात है, यही बात है कि अगर आप ये चीज़ डिवाइड कर लें उसी चीज़ के साथ डिवाइड, तो आपकी यूनिट लेस हो क्वांटिटी हो जाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो है बेसिकली उसकी कोई यूनिट नहीं होते। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिक्विड। एक है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी। इट इज़ डिफाइंड, अच्छा, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट और वन लेयर ऑफ अ लिक्विड और अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ द लिक्विड। जो रेजिस्टेंस होती है ऑफर होती है वन लिक्विड और दूसरी लिक्विड की आपस में वो होती है बेसिकली विस्कोसिटी। ठीक है, द विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज ड्यू टू द कोहेजन एंड इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। अगर आपको याद हो, हमने सॉइल में भी चीज़ पढ़ी थी कि ये जो बेसिकली आपकी शेयर स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंडेंट होती है विस्कोसिटी, सॉरी, कोहेजन की वजह से। तो कोहेजन जो है ना बेसिकली वो आपका स्टिकी टाइप एक बॉन्डिंग पैदा कर देती है दो लेयर्स के बीच में सॉइल पार्टिकल्स की, तो उसकी शेयर स्ट्रेंथ आ जाता है। सर के वैसे आपको मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ कि एक चीज़ हमने पढ़ी थी, तो वही चीज़ यहाँ पे आती है कि विस्कोसिटी की वजह से आपकी रेजिस्टेंस होती है, आपका जो पार्टिकल है उसकी आपस में बॉन्डिंग एक आ जाती है विस्कोसिटी की वजह से। ठीक है, तो विस्कोसिटी का क्या है, इट इज़ द resistance which is offered by a one layer of a liquid between one layer and the adjacent layer, जो इनकी आपस में रेजिस्टेंस होती है, दैट इज कॉल्ड द विस्कोसिटी। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ कोहिजन। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, विस्कोसिटी ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी। इसका मतलब ये है कि विस्कोसिटी को हम दोनों तरीके से कह सकते हैं, हम उसके अंदर ये एक ही बात है, ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी एक ही बात है। Is defined as the property of a liquid which offers resistance to the movement of one layer of liquid or another adjacent layer of liquid. The viscosity of a liquid is due to the cohesion and interaction between particles. अब viscosity क्यों होती है? Because of the cohesion and interaction between particles. अब हम आते हैं, अच्छा ये बात आप याद रखें कि viscosity और एक अक्सर हम से में चीज़ आती है कि viscosity ये जो है वो कभी कभी आपको विस्कोसिटी गिवन नहीं होगी आपसे, वो डायनामिक विस्कोसिटी, आप कंफ्यूज ना हो। डायनामिक विस्कोसिटी और विस्कोसिटी एक ही बात है, या फिर इसको हम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि विस्कोसिटी, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी या फिर आपकी जो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है, इन दोनों का मतलब सेम ही है। बस ये कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यूज में डिफरेंट दे देते हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंट नहीं, मतलब विस्कोसिटी नहीं देते, उसकी जगह आपको डायनामिक विस्कोसिटी की बनेगी, उसका मतलब वही विस्कोसिटी है ही है। ठीक है, अब बात आती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो जो है आपकी, वो बेसिकली डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, और उसको हम डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। इन दोनों का मतलब सेम ही है विस्कोसिटी, सॉरी इन तीनों का, इन तीनों का मतलब एक ही है, विस्कोसिटी। अच्छा, अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या चीज़ है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो विस्कोसिटी होगी उसको अगर आप डिवाइड कर दो, ठीक है, डेंसिटी के साथ ऑफ दैट लिक्विड, तो आपका जो बेसिकली काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, इन सब को अगर आप डिवाइड कर लो डेंसिटी के साथ, तो दिस थिंग विल गिव यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में जाते हैं कि नेक्स्ट क्या कहते हैं। फिर से मैं बताता हूँ कि विस्कोसिटी क्या चीज़ है। विस्कोसिटी ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी, इट इज़ डिफाइंड एज प्रॉपर्टी of a liquid which offers resistance to the movement of one layer of a liquid over another adjacent layer of liquid. The viscosity of a liquid is due to cohesion and interaction between particles. अब हम आते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी में। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो of dynamic viscosity to the density of the liquid.
अब हम आते हैं compressibility में. Compressibility, it is the property of a liquid by virtue of which liquid undergo a change in volume with change in pressure. इसका मतलब ये है कि compressibility is all because of pressure and it depends upon pressure. ठीक है कि it is क्या है, मतलब ये है कि due to pressure अगर आपकी जो है ना property of, अच्छा क्या लिखे हो, it is the property of a liquid by virtue of which liquids undergo a change in volume with change in pressure. इसका मतलब ये है कि change in volume because of pressure is called compressibility. दूसरा क्या है कि इसमें लिखा है कि स्टार क्या चीज़ है. स्टार बेसिकली, स्टार हमने कहाँ ड्रॉ किया हुआ है, पता नहीं है, फिर भी आप देख लो. ठीक है कि इट इज़ द रिसिप्रोकल ऑफ बल्क डेंसिटी ऑफ elasticity which is defined as the ratio is the reciprocal of the bulk density of the elasticity which is defined as the ratio of the compressive stress to the volumetric stress. अच्छा इसको आप इग्नोर करें जो मैं नीचे लिखा, बस कंप्रेसिबिलिटी आपको होना चाहिए कि इट इज़ बिकॉज ऑफ which compressibility of a liquid is basically the change in volume of the change in volume of the liquid बिकॉज ऑफ प्रेशर. अच्छा नीचे क्या चीज़ लिखी हुई है इसको इग्नोर करो. फोर्थ जो है वो चीज़ है सरफेस टेंशन. इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच enables इज टू resist टेंसाइल स्ट्रेस. इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा. ठीक है यूनिट इसका है न्यूटन. इसका न्यू यूनिट क्या है, इसका यूनिट है सरफेस टेंशन का यूनिट है हमारे पास न्यूटन पर मीटर. इसका मतलब ये है कि बेसिकली आपका फोर्स बाय लेंथ है. ठीक है फोर्स बाय लेंथ आपका फॉर्मूला है, इसका भी आप देख सकते हैं इसे. ठीक है ये बेसिकली आपका सरफेस टेंशन है. सरफेस टेंशन बेसिकली आपका डिनोट होता है सिग्मा के साथ. इसकी यूनिट आपको पता है कि फोर्स बाय लेंथ है, तो इसका यूनिट क्या होगी, इसका न्यूटन पर मीटर होगा. ठीक है इसकी डिफिनीशन क्या थी, इसकी डिफिनीशन ये थी कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड विच enables इज टू resist which enables it to resist टेंसाइल स्ट्रेस. मतलब ये कि जो आपकी लिक्विड की जो ताकत है ड्यू टू विच इट रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस, वो होती है बेसिकली आपकी सरफेस टेंशन. अच्छा अब हम आते हैं कि कैपिलरी क्या चीज़ है. कैपिलरी इट इज़ डिफाइंड एज द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड सरफेस. ये क्या लिखा है कि इट इज़ डिफाइंड एज द फिनोमेना of rise or fall of a liquid surface in a small vertical tube held in a liquid relative to a general level of a liquid. The height of the rise or fall in the tube is given by, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये आपका कैपिलरी उसका 4 सिग्मा cos A divided by WD H. अच्छा ये मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ कि कैपिलरी बीच में क्या चीज़ है. कैपिलरी है it is defined as the phenomena of a rise or fall of a liquid surface in a small vertical tube held in a liquid relative to a general level of the liquid. The height of rise or fall h in the tube is given by ये फार्मूला है. अच्छा तो हमने क्या पढ़ा था कि बेसिकली जो कैपिलरी होता है इट इज़ डिफाइंड एज द फिनोमेना of rise or fall of a liquid surface in a small vertical tube held in a liquid relative to general level of the liquid. The height of the rise or fall h in the tube is given by. इसमें बेसिकली जो आपका जो राइज एंड फॉल होता है कैपिलरी की वजह से वो जो है ना वो एच वो है वो ये है. ठीक है इसका फार्मूला क्या है 4 सिग्मा कॉज अल्फ़ा डिवाइडेड बाय डब्ल्यू डी. ठीक है इसमें जो आपकी सिग्मा है वो आपका सरफेस टेंशन है, जो अल्फ़ा या थीटा है वो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ लिक्विड सरफेस है, और जो स्पेसिफिक वेट ऑफ अ लिक्विड है वो आपका है डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, और डी इज इक्वल्स टू स्मॉल डी इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब. ठीक है इसका मतलब ये है कि जितना आपका जो डी है वो ज़्यादा होगा
उतना आपका एच कम होगा। इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा मतलब जितना कम आपका डायमीटर होगा ट्यूब का, ठीक है, उतनी ज़्यादा कैपिलरी आपकी ज़्यादा हाइट आती है, ठीक है। और इसका क्या मतलब है कि आपका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो जितना ज़्यादा होगा, उतना कांटेक्ट ऑफ लिक्विड सरफेस उतनी आपके पास एच ज़्यादा होगी। और जो आपका स्पेसिफिक वेट है उसके साथ भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है एच, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका स्पेसिफिक वेट होगा ऑफ लिक्विड, उतनी ही कम आपकी हाइट आएगी कैपिलरी की, ठीक है, कैपिलरी राइज और फॉल की, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ आती है यहाँ पे सिग्मा। सिग्मा जो है वो आपका ना सिग्मा, हाँ, सिग्मा आपका है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जितनी आपकी ज़्यादा होगी उतना आपका कैपिलरी ज़्यादा राइज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है उसके साथ। अब हम आगे जाते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे जो बेसिकली ये चीज़ लिखी हुई है कि प्रेशर ऑफ अ लिक्विड क्या चीज़ है। व्हेन अ लिक्विड इज कंटेन्ड इन अ वेसल, इट exerts force at all points on the sides and the bottom of the vessel, ठीक है। द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। ये तो आपको पता ही है कि P इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। प्रेशर जो है आपका फोर्स बाय एरिया होता है, वेयर स्ट्रेस इज द इंटरनल प्रेशर, जो आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर टू लोड्स, ठीक है, वो आपका स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस और प्रेशर में ये डिफरेंस है, प्रेशर एक्सटर्नल होता है, स्ट्रेस आपका इंटरनल होता है। अच्छा, इसमें क्या लिखा है कि यहाँ पे हम बेसिकली प्रेशर पर, तो प्रेशर के बारे में करेंगे कि प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, व्हेन अ लिक्विड इज कंटेन्ड इन अ वेसल, it exerts force at all points on the sides and the bottom of the vessel. The force per unit area is called intensity of pressure. Intensity of the pressure का फॉर्मूला है P is equals to F by A, ठीक है। अब F आपको पता है कि उसको आप N से लिख सकते हैं, तो N डिवाइडेड बाय आपका जो मीटर स्क्वायर है वो आपका यूनिट हो गया प्रेशर का। अच्छा, प्रेशर इज इक्वल्स टू हम एक और फार्मूला भी लिख सकते हैं कि P इज इक्वल्स टू रो जी एच। वो हम लिक्विड में अक्सर यही लोग यूज़ करते हैं। और इसके अलावा अगर आप ये नोट करें कि जो स्मॉल डब्ल्यू या जो स्पेसिफिक वेट है वो होता है रो जी के इक्वल, तो आप कह सकते हैं कि P इज इक्वल्स टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू एच। ये भी आप प्रेशर का फॉर्मूला लिख सकते हैं। जो स्पेसिफिक वेट होगा वो ऑफ लिक्विड होगा, और जो है ना बेसिकली ये आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। आगे क्या चीज़ लिखी, आगे ये लिखा हुआ है कि ठीक है, F इज इक्वल्स टू फोर्स एक्टिंग ऑन लिक्विड एंड A इज द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट्स, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड एट रेस्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेट डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड W एंड द वर्टिकल हाइट एंड द फ्री सर्फेस ऑफ द लिक्विड H। ये वही फार्मूला जो मैंने आपसे अभी बताई थी आपको बात कि P इज इक्वल्स टू आप रो P इज इक्वल्स टू सॉरी P इज इक्वल्स टू रो जी एच लिख सकते हैं, ठीक है, रो जी एच, ठीक है। जहाँ पे P इज इक्वल्स टू ये जो रो जी है वो आपको पता है कि विच इज इक्वल्स टू W, स्मॉल W स्पेसिफिक वेट, तो आप डब्ल्यू एच भी लिख सकते हैं यहाँ पे प्रेशर के इक्वल, ठीक है। तो इसमें इसी के बारे में लिखा हुआ है कि द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड at rest is equal to the product of the weight density of the liquid W, small w, and the vertical height from the free surface of the liquid H, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब हम आगे जाते हैं कि आगे क्या चीज़ है बेसिकली। आगे आपके पास है, अच्छा, ये वही फार्मूला जो मैंने आपको बताया था कि P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एच। इसमें जो W है वो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि स्पेसिफिक वेट, और इसको हम जो है ना इस से भी गैमा से भी, गैमा मेरे ख्याल में से कहते हैं, तो गैमा से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्पेसिफिक वेट को। गैमा और स्मॉल W और स्पेसिफिक वेट सेम ही चीज़ है, ठीक है। और इधर W से रिप्रेजेंट किया गया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि W आपका स्पेसिफिक वेट और गैमा हो गया, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि H जो है आपका वर्टिकल हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड H, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम दिस इक्वेशन एक्सप्रेशन we can see that the intensity pressure at any point in a liquid is directly proportional to the depth of the liquid from the surface, ठीक है, वही बात H वाली बात, ठीक है। The intensity of pressure at any point in a liquid at rest is P is equals to WH। यूनिट्स इसका कौन से वही P is equals to F by A
तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और इन मीटर्स ऑफ द लिक्विड और मिलीमीटर ऑफ लिक्विड। ठीक है, आप मीटर्स में भी, आप मिलीमीटर में भी प्रेशर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह? आपको पता है कि हम जो प्रेशर है मैनोमीटर का वगैरह, हम उसको हाइट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप हाइट से भी, मतलब हाइट मतलब कि सिर्फ मीटर या मिलीमीटर से भी हाँ प्रेशर की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इतना प्रेशर है। अब दूसरी बात का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 किलो पास्कल इज इक्वल्स टू 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 1 मेगा पास्कल इज इक्वल्स टू 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 1 न्यूटन। अच्छा, ये क्या लिखे कि 1 मेगा पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ भी इक्वल है। ठीक है, कि 1 मेगा पास्कल इज इक्वल्स टू 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पास्कल थ्योरी बेसिकली क्या चीज़ है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, पास्कल्स लॉ जो है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, आपका प्रेशर जो है वो ऑल साइड पे लगता है, तो इसलिए उनकी ऑल डायरेक्शन पे इंटेंसिटी उसकी सेम रहती है। दूसरी बात क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर, ये क्या चीज़ है बेसिकली, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एमसीक्यूज में आ चुका है। द एटमॉस्फेरिक air exerts normal pressure upon all surfaces with which it is in contact and it is known as atmospheric pressure। मैं फिर से पढ़ के सुना देता हूँ। The atmospheric air exerts normal pressure upon all surfaces with which it is in contact। मतलब ये कि आपका नॉर्मल प्रेशर जो ना, आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ऑल साइड में प्रेशर रखते हैं और वो सब प्रेशर नॉर्मल होते हैं। ठीक है, और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैरोमेट्रिक प्रेशर। अच्छा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर पे लगा रहा होता है उसको हम बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कह सकते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल अबव एब्सोल्यूट लेवल, एब्सोल्यूट जीरो इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द वैल्यू इज गिवन एज फॉलोज। फिर से आपको मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है बेसिकली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। द एटमॉस्फेरिक एयर exerts a normal pressure upon all surfaces with which it is in contact and it is known as atmospheric pressure. It is also known as barometric pressure. The atmospheric pressure at sea level above, which is also known as above absolute zero। ठीक है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल पे आपका अबव एब्सोलूट ज़ीरो होता है। ठीक है, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स वैल्यू इज गिवन एज फॉलोज। फिर से मैं आपको बताता हूँ। द एटमॉस्फेरिक air exerts a normal pressure upon all surfaces with which it is in contact and it is known as atmospheric pressure. It is also known as barometric pressure. The atmospheric pressure at sea level above the absolute zero is called standard atmospheric pressure and its value is given as follows. स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कितना होता है? 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और किलो पास्कल। ठीक है, किलो पास्कल। ज़ाहिरी बात है, आप अगर आइडिया लगाएं इससे कि आपका जो है बेसिकली पास्कल का यूनिट कौन सा है, पास्कल बेसिकली इज इक्वल्स टू, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर का यूनिट है। ठीक है, तो आपका अगर 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो उसको आप लिख सकते हैं ना कि ये 101.3 किलो पास्कल है। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली बताई गई। यहाँ पे दूसरा क्या है, इसको आप एज अ जो है ना हाइट भी बता सकते हैं कि 10.3 ऑफ वाटर। ठीक है, ये प्रेशर आपका स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, 10.3 ऑफ वाटर या 760 मिलीमीटर, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ कैलकुलेशंस शो की हुई है, उसको अगर आप नोट करें, इसको आप चेक करें, आपको समझ आ जाएगी कि मैंने बेसिकली क्या किया हुआ है।
मैंने इस तरह की है कि इस वक्त थोड़ा सा ये ऊपर हो गया, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। प्रेशर के बारे में बात कर रहे थे, प्रेशर ऑफ लिक्विड के बारे में, बल्कि नहीं कि हम इधर का आ रहे थे। ठीक है, हमने यहाँ पे बात की थी बेसिकली कि आपकी जो मीटर आपकी जो बेसिकली स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आपके यहाँ पे हाइट में शो हो रहा है। हमने ऊपर भी बात की थी कि उसको आप एज ए लेंथ के तौर पे शो कर सकते हैं प्रेशर को। ठीक है, तो हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर जो है 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर और ये है। ठीक है, अब इसी को हम जो है ना, ये वैल्यू जो है 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10.3 मीटर ऑफ वाटर के साथ, या हम इसको कर सकते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ एच के साथ। अब बात ये आती है कि अगर आप पूछे मुझसे कि ये जो है बेसिकली आपका एच जो है, जो मरकरी हम कहते हैं इसको, तो मरकरी की जो वैल्यू है वो इतनी इतनी कम क्यों है? आप पहले कहोगे ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं कम है। आप नोट करिए मिलीमीटर में आपको आपके पास है। ठीक है, और इसकी जो, क्योंकि जो मरकरी है ना वो बहुत विस्कस है, उसका प्रेशर एक्सर्शन भी ज़्यादा होगा, तो इसी की वजह से उसकी जो वैल्यू है बेसिकली वो वैल्यू उसकी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू वाटर। क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी है, ठीक है, अगर आपको पता हो वाटर की डेंसिटी बल्कि छोड़ें, आप उसकी स्पेसिफिक वेट को चेक करें। ठीक है, जैसे आपको पता है कि मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है कि P इज इक्वल्स टू WH, ये हमने ऊपर ही डिराइव की थी कि प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच होता है। ठीक है, रो जी जो होता है वो स्पेसिफिक वेट होता है बेसिकली। ठीक है, तो हम प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक वेट अगर लिखें तो हम उसको हम P इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक वेट इंटू एच कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका जो स्पेसिफिक वेट है वो उसी लिक्विड का हो जिसका हम हाइट ले रहे हैं, तो फिर आपका प्रेशर आपको मिल जाएगा उसका, इसे डिफरेंट कर नहीं लेना। अब बात ये आती है कि यहाँ पे जो इन लोगों ने शो किया है, इन लोगों ने इन टर्म्स ऑफ हाइट शो किया है, तो हाँ ज़ाहिर बात फिर हम हाइट के हिसाब से प्रेशर का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो P इज इक्वल्स टू आपका स्पेसिफिक वेट ऑफ दैट लिक्विड इनटू हाइट है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10.3 मीटर ऑफ वाटर, इसका मतलब ये है, आपको पता है कि स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर जो है बेसिकली वो मैंने यहाँ पे आपके लिए सर्च भी कर लिया ताकि आप कंफर्म हो जाए कि स्पेसिफिक वेट ये जो है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर जो है उसको हम, ये तो इसमें तो ये तो इन लोगों ने लॉन्ग फॉर्म में लिखा है कि 9,810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, लेकिन इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि जो आपको पता है कि स्पेसिफिक वेट आपको क्या किस तरह फोर्स नहीं सॉरी वेट पर यूनिट वॉल्यूम है, इसलिए न्यूटन पर मीटर क्यूब है। अब इसको हम अगर वो कर लें, ठीक है, 109810 को हम डिवाइडेड बाय 1000 कर लें तो हमारे पास आएगा 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, जो कि हम अक्सर हर जगह यही पढ़ते हैं कि जो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर है वो 9.81 इंटू नहीं सॉरी 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। ठीक है, अब एक और चीज़ है कि हम जब ये मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी आप खुद कॉमन सेंस से फिर ले लें आइडिया। तो 9.81 के इंटू हमारे पास हाइट हो जाएगा 10.3, तो इसका मतलब ये कि अगर आप 9.81 मल्टीप्लाई कर लें 10.3 के साथ, तो आपके पास आंसर आना चाहिए यही जो आपका स्टैंडर्ड प्रेशर है, क्योंकि वो उसको बेसिकली उसी प्रेशर को इन लोगों ने यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये जो प्रेशर है इसको इन लोगों ने इन टर्म्स में और फिर इस टर्म में बताया हुआ है कि हाइट के टर्म में, वाटर के हाइट के टर्म में और मरकरी के हाइट के टर्म में कितना होगा वो। तो अगर आप ये जो माइनस करोगे आपके पास ये आ जाएगा कि 101.3, आप याद रखो स्टैंडर्ड प्रेशर हमारा जो है एटमॉस्फेरिक का स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो है हमारा 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर है। तो ये चीज़ है। अब हम आगे जब इधर एक और चीज़ लिखी हुई है इसमें कि किलो पास्कल भी हम इसको लिख सकते हैं। हाँ सही बात है, वो वही चीज़ है ना कि अगर आप ये 101.3 किलो पास्कल कह सके तो वो भी आप कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रेशर का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
तो इसी तरीके से आप हाइट का जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया है कि P इज इक्वल्स टू स्मॉल w इंटू एच, जो कि स्पेसिफिक वेट है स्मॉल w, ठीक है। उसको हम यूज़ करके हम एच जी का भी फाइंड कर सकते हैं कि वही आंसर आएगा 101.3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम करना चाहें तो उसके लिए थोड़ा सा लॉन्ग मेथड, थोड़ा सा लंबा पड़ता है, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि स्पेसिफिक वेट ऑफ मरकरी जो है, वो यहाँ पे मैंने सर्च की, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि स्पेसिफिक वेट ऑफ मरकरी जो है वो है हमारे पास 133.7 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। जैसे कि हमने उसका देखा था वाटर का, उसको कितना था 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसी तरीके से मरकरी का जो है वो है, ये आप देख सकते हैं, ये है, ठीक है, वो है 133.7 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यहाँ से आपको पता चलता है कि जो मरकरी कितना विस्कस है, ठीक है। तो यही मैं आपको बता रहा था। अब हम नेक्स्ट में जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें ये लिखा हुआ है कि द प्रेशर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ प्रेशर गेज इज नोन एज गेज प्रेशर इन विच एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन एट डेटम, ठीक है, इज टेकन एज डेटम। अब क्या है इसमें लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा है कि जो प्रेशर आप बेसिकली गेज से यूज़ मेजर करते हैं उसको हम गेज प्रेशर कहते हैं। उसमें इन विच अच्छा इन विच एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन एज डेटम, हम जब गेज प्रेशर यूज फाइंड करते हैं तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डेटम में लेते हैं, ठीक है। द प्रेशर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ प्रेशर गेज इज नोन एज गेज प्रेशर इन विच द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन एज डेटम। अब हम नीचे आते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे ये है कि all pressure gauges record differences between the actual pressure and the atmospheric pressure. The actual pressure is known as absolute pressure, ठीक है। All the pressure gauges record the differences between the actual pressure and the atmospheric pressure. The actual pressure is known as absolute pressure. All the pressure gauges record the differences between the actual pressure and the atmospheric pressure. The actual pressure is known as absolute pressure, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर विच इज पॉजिटिव, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर ऊपर लिखा हुआ है कि अच्छा क्या लिखा, ऑल द प्रेशर गेजेस रिकॉर्ड द डिफरेंसेस बिटवीन द एक्चुअल प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एक्चुअल प्रेशर इज नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर। अच्छा, एक्चुअल प्रेशर आपका हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एंड द गेज प्रेशर, ठीक है। अब जाहिर बात है, ठीक है, अगर आप यहाँ नोट करें कि गेज प्रेशर आपका किसके इक्वल होगा, वो होगा द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इधर भी ये चीज़ लिखा है, ऑल द प्रेशर गेज रिकॉर्ड द डिफरेंसेस बिटवीन द एक्चुअल प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब ये कि जो आपका एक्चुअल प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर है, वो ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि आपने उसको पहले डाला हुआ है। इसका मतलब ये कि जो ज़ाहिर बात है, मतलब वो ज़्यादा होगा ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है आपका, वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो आपका एक्चुअली एक्चुअल प्रेशर होता है, ठीक है। और एक्चुअल प्रेशर जो है वो इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस द गेज प्रेशर, ठीक है, इन पॉजिटिव। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, द रिलेशन इज यूज फॉर प्रेशर्स above the atmospheric for positive gauge pressure as shown in figure 3.1 है, ठीक है। फॉर प्रेशर बिलो द एटमोस्फेरिक द गेज प्रेशर विल बी नेगेटिव, ठीक है। फॉर प्रेशर बिलो द एटमोस्फेरिक द गेज प्रेशर विल बी नेगेटिव। दिस नेगेटिव चेंज प्रेशर इज नोन एज वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस नेगेटिव गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि नॉर्मली तो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर होता है, लेकिन
लेकिन अगर आपका इनकेस प्रेशर नेगेटिव हो, ठीक है, तो आप उसमें क्या करोगे कि आप माइनस साइन यूज़ करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रिलेशन इज यूज फॉर प्रेशर अबव द एटमॉस्फेरिक, दिस इज फॉर पॉजिटिव गेज प्रेशर एज शोन इन फिगर 3.1a, ठीक है। ये आपका ए है जो लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, और जो आपका राइट साइड पे है वो आपका बी है बेसिकली, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका बी है। इसमें बेसिकली ये चीज़ बताई गई है हमें, इसमें आप नोट करें कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर एब्सोल्यूट प्रेशर होगा तो आप इन दोनों को ऐड कर लें, ठीक है। तो अब यहाँ पे चीज़ डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपका रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट में जो वैक्यूम प्रेशर, अच्छा वैक्यूम प्रेशर जब आपका होगा, जब आपका नेगेटिव गेज प्रेशर होगा, तब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। ये सीन है बेसिकली। आपको समझ आ गई इस बात की, ये एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है, ठीक है। अगर पॉजिटिव प्रेशर हो, ठीक है, अगर पॉजिटिव एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, ठीक है, तो उसमें हम क्या लेते हैं कि आपका एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो इज़ इक्वल टू, ठीक है, वो इज़ इक्वल टू क्या है, एक सेकेंड यहाँ पे मैं क्लियर कट आपको बता देता हूँ कि जो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर है, ठीक है, वो इन केस ऑफ पॉजिटिव एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, वो आपका होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, ठीक है, अगर आपका गेज प्रेशर पॉजिटिव है, ठीक है। अगर आपका इनकेस गेज प्रेशर नेगेटिव आ रहा है, उसका ये मतलब है कि आपका जो है ना, आप डेटम से नीचे आ गए हो, ठीक है। उस केस में आपका जो है वो क्या की सीन होगा कि आपका होगा एब्सोल्यूट प्रेशर जो है आपका, जो आपने पहले लिया था, ठीक है, इस केस में आपका क्या होगा कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर हो जाएगा, और वैक्यूम प्रेशर और नेगेटिव गेज प्रेशर, ठीक है। ये सीन है। फिर से मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका जो गेज प्रेशर है वो पॉजिटिव आ रहा हो, उस केस में आप एब्सोल्यूट प्रेशर आपको किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर विच इज़ पॉजिटिव। अगर आपका इन केस नेगेटिव गेज प्रेशर आ रहा हो, तो उस केस में आपका एब्सोल्यूट प्रेशर होगा इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस द वैक्यूम प्रेशर, जो कि हम गेज प्रेशर नेगेटिव को कहते हैं, जो नेगेटिव गेज प्रेशर को हम कहते हैं। इसमें एक और चीज़ हमें पता चल जाता है कि जो नेगेटिव गेज प्रेशर है, उसको हम नेगेटिव गेज प्रेशर को हम जो है ना, उसको हम बेसिकली वैक्यूम प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं, आगे क्या चीज़ है, आगे उसी के डायग्राम बताइए, और ए और बी में बताया गया है। इसमें वही चीज़ है कि जो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर है, इसको आप उसी तरीके से याद कर ले तो बेहतर होगा, ये डायग्राम में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है ना बेसिकली, इसमें आप खुद देख सकते हैं, ठीक है, कॉमन सेंस है। मैंने आपको ऊपर एक चीज़ बताई थी, ठीक है, कि जो आपका प्रेशर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द प्रेशर गेज इज नोन एज गेज प्रेशर इन विच द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन एज डाटम। अगर आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो डाटम है ना बेसिकली, उसको आप रेफरेंस में लेते हो गेज प्रेशर के थ्रू। आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो यहाँ तक है, ठीक है। अब यू नोट करें, यहाँ पे आपका सारा का सारा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और आपका गेज प्रेशर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक। तो आप जाहिर बात है ये नेगेटिव हो गया ना, यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि वो जो है ना बेसिकली आपका यहाँ पे चेक करें, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। आपने यहाँ से डेटम लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से आपने डेटम लिया हुआ है, तो आपका जो बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, ये जो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव गेज प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव गेज प्रेशर है।
तो आप ये नोट करें कि आप जब यहाँ से आप डेटम से, ठीक है, डेटम से आप जब प्रेशर लेंगे तो ज़ाहिर बात है ये फर्स्ट केस में आपका पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि आप नोट करें कि आपने डेटम लिया हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, आप ऊपर लेंगे आराम से आपको पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे क्या सीन है कि आपका ये सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और आपने उसी के डेटम से नीचे आपने गेज प्रेशर लिया हो, तो इसलिए वो नेगेटिव है। डायग्राम में करने की ज़रूरत नहीं, आपको याद होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं बीच में, तो आपको ये पता होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, इसको याद करने का सिंपल तरीका ये है कि आपको एब्सोल्यूट प्रेशर याद करना है कि एब्सोल्यूट प्रेशर जो एक्चुअल प्रेशर है उसमें जो आपका जो पॉजिटिव आपका गेज प्रेशर होगा उस केस में क्या होगा, उसमें आपका होगा, पहले आप हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लिखेंगे, ठीक है, तो उसमें आप लिखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस आपका गेज प्रेशर हो गया जो कि पॉजिटिव में होगा, ठीक है, और ये आपका फर्स्ट केस है। दूसरे केस में अगर आप नोट करें कि आपका गेज प्रेशर जब नेगेटिव आता है या उस ये नेगेटिव गेज प्रेशर को हम वैक्यूम प्रेशर भी कहते हैं, उस केस में क्या होगा कि आपका एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है, इज इक्वल्स टू होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप हमेशा लिखें यहाँ पे, फिर माइनस होगा यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर या नेगेटिव गेज प्रेशर, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं। Measurement of pressure. The pressure of a liquid may be measured by the manometers. ठीक है, these are the devices used for measuring the pressure at a point in a liquid by balancing the column of a liquid by the same or another column of a liquid। ठीक है, हम बेसिकली मैनोमीटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रेशर फाइंड करने के लिए, ठीक है। फिर से मैं आपको ये बताता हूँ ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली कि द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड में बी मेजर्ड बाय मैनोमीटर्स, ठीक है। द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड का प्रेशर हम कैसे फाइंड करते हैं, मैनोमीटर्स के थ्रू। तो प्रेशर का लिक्विड हम कैसे फाइंड करते हैं, मैनोमीटर्स के थ्रू। फिर नीचे हम जाएंगे तो इधर लिखा हुआ है कि द मैनोमीटर्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज, ठीक है। Simple manometers such as piezometer and U-tube manometers, differential manometer। पहला कौन सा है, simple manometer such as piezometer and U-tube manometer। second क्या है, differential manometers। first क्या है, simple manometer such as piezometer and U-tube manometers। second क्या है, differential manometer, ठीक है। अब हम आएंगे इधर नीचे। A piezometer is the simplest form of the manometers used for measuring moderate pressures of a liquid, ठीक है। A manometer is used to measure high pressure of liquids, vacuum pressures and pressure in pipes and channels, ठीक है। A manometer is used to measure high pressure of liquids, vacuum pressures and pressure in pipes and channels, ठीक है। A manometer is used to measure A, high pressure of the liquids, B, vacuum pressures, C, pressures in pipes and channels। A manometer is used to measure A, high pressure of liquids, B, vacuum pressures, C, pressure in pipes and channels। अच्छा, पहली बात, a piezometer is the simplest form of the manometer used for measuring moderate pressures of liquid। अब हम आगे आते हैं, मैनोमीटर क्या चीज़ है, कौन से टाइप के प्रेशर में मेजर करता है। मैनोमीटर इज यूज टू मेजर ए, हाई प्रेशर ऑफ द लिक्विड्स, बी, वैक्यूम प्रेशर्स एंड सी, प्रेशर्स इन पाइप्स एंड चैनल्स। क्या कर सकता है, मैनोमीटर्स आपका हाई प्रेशर ऑफ द लिक्विड भी फाइंड कर सकता है, वैक्यूम प्रेशर भी फाइंड कर सकता है, आपके प्रेशर इन पाइप्स एंड चैनल्स भी फाइंड कर सकता है। A differential manometer is used to measure the differences of the pressures between 2 points in a pipe। Differentiometer, as the name suggests, you should have two types of 2 points and you can find the differential pressures of between these points, ठीक है। total pressure and center of pressure क्या चीज़ है, the total pressure is defined as the force exerted by a static fluid on a surface either plane or curved with when the fluid comes in contact with the surface the force is always normal to the surface, ठीक है। फिर से मैं बताता हूँ कि टोटल प्रेशर क्या चीज़ है। द टोटल प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्टैटिक फ्लूइड ऑन अ सरफेस ईदर प्लेन और कर्व, जो कि सरफेस हो जो भी हो, ठीक है। व्हेन अ फ्लूइड कम्स इन कांटेक्ट विद द सरफेस, ठीक है,
ये चीज़ है, ठीक है। द फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, याद रखो। प्रेशर जो है वो जब एग्जर्ट होता है तो वो नॉर्मली एग्जर्ट होता है। तो यही कह रहा है कि जो प्रेशर, टोटल प्रेशर है, वो आपका लिक्विड जो ऑल डायरेक्शंस में प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है, नॉर्मली, तो उसको हम सबको मिला के हम टोटल प्रेशर उसका मतलब है वो है, ठीक है। अब हम फिर से ये रिपीट करते हैं कि द टोटल प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एग्जर्टेड। तो मैं आपको फिर से रिपीट करके बता देता हूँ कि द टोटल प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एग्जर्टेड बाय अ स्टैटिक फ्लूइड ऑन अ सरफेस, ईदर प्लेन और कर्व, जो भी सरफेस हो, व्हेन अ फ्लूइड कम्स इन कांटेक्ट विद द सरफेस, ठीक है। दिस फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। दूसरी बात, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या चीज़ है? द सेंटर ऑफ द प्रेशर इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट प्रेशर ऑन द सरफेस। आपका रिजल्टेंट प्रेशर जो है सरफेस पे, वो होता है सेंटर ऑफ प्रेशर। The center of the pressure is defined as the point of the application of the resultant pressure on the surface. The total pressure and the center of pressure on the immersed surfaces are as follows, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने डायग्राम कुछ ड्रॉ किया। horizontally immersed surface, the total pressure on a horizontally immersed surface is as shows, ठीक है। उसका क्या है? P is equals to WA x bar, ठीक है। W is equals to specific weight of the liquid, A is equals to area of the immersed surface, and x bar is equals to depth of the center of the gravity of the immersed surface from the liquid surface, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है? हॉरिजॉन्टली इमर्स सरफेस, ठीक है। हॉरिजॉन्टली इमर्स सरफेस का मतलब ये है, आप नीचे देख सकते हैं कि वर्टिकली इमर्स सरफेस है और एक हॉरिजॉन्टली इमर्स सरफेस है। तो जो इन दोनों में आप देख सकते हैं कि एक हॉरिजॉन्टली है और एक वर्टिकल है। तो बस सिंपल बात है, हॉरिजॉन्टली अगर लिखा हुआ हो तो आप फार्मूला यूज़ करेंगे, दोनों में फार्मूला सेम है। P is equals to WA x bar, where W is specific weight, A is area of the immersed surface, ठीक है। और जो C है ना, C नहीं, सॉरी, C नहीं, x बार, वो है बेसिकली डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द इमर्स्ड सरफेस फ्रॉम द लिक्विड सरफेस, ठीक है। x बार आप देख सकते हो कि सिंपल बात है, आप जो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ दैट इमर्स्ड ऑब्जेक्ट होगा, उससे आप लिक्विड सरफेस से के बीच में जो डिस्टेंस लेंगे वो आपका बेसिकली होगा x बार, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिकली क्या चीज़ है? टोटल प्रेशर ऑन द हॉरिजॉन्टली, अच्छा ये चीज़ होगी। अब हम नीचे देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। अच्छा, आपको मिल गया है सब कुछ कि जो प्रेशर है वो जो एक्सर्ट होता है जब इमर्स्ड ऑब्जेक्ट होता है तो दो तरीके से होता है, या हॉरिजॉन्टली इमर्स्ड सरफेस होता है या वर्टिकली इमर्स्ड सरफेस होता है। हॉरिजॉन्टली इमर्स्ड सरफेस में क्या होगा कि आप P इज इक्वल्स टू WA x करेंगे। उसमें जो W होगा, स्मॉल w, वो आपका स्पेसिफिक वेट होगा, A आपका इमर्स्ड सरफेस एरिया ऑफ द इमर्स्ड सरफेस होगा, और जो x बार होगा वो आपका बेसिकली आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट इमर्स्ड सब्जेक्ट टू द distance between the free surface of that, the free surface or the liquid surface of that बॉडी, जो आपकी लिक्विड बॉडी होगी, फ्रॉम दैट टू डाउन द इमर्स्ड ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहाँ के बीच में जो डिस्टेंस है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, वो आपका x बार होगा, ठीक है। ये आप डालेंगे तो आपके पास प्रेशर, टोटल प्रेशर मिल जाएगा। अब दूसरा केस आपको पता है कि आप वर्टिकली इमर्स सरफेस है आपका, द टोटल प्रेशर ऑन अ वर्टिकली इमर्स सरफेस इज एज शोन बिलो, ठीक है। इसमें क्या है? P इज इक्वल्स टू WA इंटू एक्स बार, ये इसमें वही चीज़ है। W इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड, एयर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द इमर्स सरफेस, एंड x बार इज इक्वल्स टू डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द इमर्स सरफेस फ्रॉम द लिक्विड सरफेस, ठीक है। इसमें जो आप h देख सकते हैं कि h क्या है, x बार क्या है। इसमें आप नोट करेंगे एक चीज़ एडिशनल आ रही है, h, ठीक है। यहाँ पे h की बात नहीं है, हॉरिजॉन्टली में इसमें आ रही है, ठीक है। इसमें बेसिकली ये चीज़ है कि h बार आपको फाइंड करना है, ठीक है। डेप्थ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द लिक्विड सरफेस, ठीक है।
इसमें क्या है कि मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द इमर्स सरफेस अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, आई जी डिवाइडेड बाय ए एक्स बार प्लस एक्स बार। अब इसमें जो आप शॉर्टकट से यही मतलब मुझे तो नहीं लगता इसमें एमसीक्यू ये लोग मतलब न्यूमेरिकल यहाँ से पूछ सकते हैं कि आपको ये फार्मूला याद हो और आप इसमें डालें। कॉम देख रहे थे हम एमसीक्यूज़ में भी, लेकिन आप उसको इस तरह याद कर सकते हो कि जो आपका हॉरिजॉन्टल है उसमें आपका फार्मूला सिंपल है, पी इज इक्वल्स टू जो पी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए एक्स है, ठीक है। उसमें वही चीज़ें हैं जो कि नीचे हैं वर्टिकल में, लेकिन वर्टिकल में ये गंद है कि यहाँ पे आपको एच बार भी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि डेप्थ है सेंटर ऑफ द प्रेशर की, ठीक है, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द लिक्विड सरफेस। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपको सेंटर ऑफ द प्रेशर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट पता होनी चाहिए, उसके बाद आप फिर वर्टिकल इमर्स सरफेस का प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। आई जी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इमर्स सरफेस, बट ये भी हो गया। इंक्लाइन क्या है, इंक्लाइन में फिर और भी खर्चों की ज़ाहिर बात है, तो ये उसमें क्या है, ये पी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए एक्स बार, वही चीज़ है, उसमें आप एंगल, उसमें एंगल आ जाता है, ठीक है। आपका जब इंक्लाइन इमर्स सरफेस का सेंटर सॉरी टोटल प्रेशर हम फाइंड करेंगे तो उसमें यू शुड नो द एंगल भी, ठीक है। उसमें चीज़ें क्या है, इसमें फ़र्क ये कि आपको एंगल भी पता होना चाहिए इसके लिए, बाकी फार्मूला सेम ही है, पी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए एक्स बार, ठीक है, वेयर डब्ल्यू इज़ द स्पेसिफिक वेट, ए इज़ द एरिया ऑफ द इमर्स्ड इमर्स्ड बॉडी, ठीक है। क्या था इसमें, ए था एरिया ऑफ द इमर्स्ड सरफेस, ठीक है, एरिया ऑफ द इमर्स सरफेस, ठीक है। और दूसरी क्या चीज़ थी, दूसरी चीज़ थी उसकी कि ये चीज़ है, ठीक है, एक्स बार वो वही है कि जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट इमर्स्ड ऑब्जेक्ट टू द फ्री सरफेस जो आपका है वो आपका हो गया एक्स बार। नीचे क्या है, नीचे अब इंक्लाइन आपको पता चल गया, इसमें एंगल पता होना चाहिए। अब कर्व इमर्स सरफेस, इसमें क्या है, आपका जो इमर्स सरफेस है वो इसमें मेरे ख्याल में कर्व्ड है जो भी है, ठीक है। इसमें हम चेक करते हैं कर्व्ड, हाँ, कर्व्ड इमर्स सरफेस आपका होगा। तो फिर उसमें टोटल प्रेशर किस तरह फाइंड करेंगे, द टोटल फोर्स ऑन द कर्व सरफेस एज शोन इज शोन इन फिगर नंबर 3.5, ये चीज़ है, इज़ गिवन बाय, इसमें आपका बेसिकली क्या है कि आपका एच पी आ रहा है, वी भी आ रहा है, सही बात है। ये भी फार्मूला में आ सकता है, मतलब फार्मूला आ सकता है, फिर आपको फाइंड करने का बोलेंगे, बाकी दैट्स नॉट ए थिंग कि मेरे ख्याल में इसका न्यूमेरिकल आ सकती है, यू शुड जस्ट नो अबाउट इट, ठीक है, कि आपका जो कर्व पार्ट है उसमें आपको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल दोनों प्रेशर्स आएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो P इज इक्वल्स टू स्क्वेयर अंडर रूट पी एच स्क्वेयर और पी वी स्क्वेयर, ठीक है, ये है बेसिकली, ठीक है। और इसमें आगे क्या चीज़ लिखी हुई है कि, ठीक है, एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स क्या है इसमें, वो ये है कि, ठीक है, वो क्या है बेसिकली, वो है in the direction and the direction of the resultant force on the curved surface with the horizontal is given by this, ठीक है, पी एच डिवाइडेड बाई पी, नहीं, पी वी डिवाइडेड बाई पी एच, ठीक है। तो ये सीन है बेसिकली, पी वी डिवाइडेड बाई पी एच, ठीक है, पी वी डिवाइडेड बाई पी एच। अच्छा, पी एच क्या चीज़ है यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, वही बात जो मैंने आपको कही थी कि जो आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों चीज़ आ जाती है ना इसमें, where pH is equals to horizontal force on the curved surface and is equal to the total pressure on the projected area of the curved surface on the vertical plane, ठीक है। PV क्या है कि vertical force on the curved surface and is equal to the weight of the liquid supported by the curved surface up to the liquid surface, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, नीचे क्या चीज़ है, इसमें आ रहा है लॉग गेट्स। व्हाट आर एक्चुअली द लॉग गेट्स, द लॉग गेट्स आर प्रोवाइडेड इन नेविगेशन चैम्बर्स, navigation chambers to change the water level in a canal or river for navigation. There are two sets of the gates, one on either side of the chamber.
In a log gate, the reaction between the two gates R is given by R is equals to P by 2 sine alpha, where P is equals to resultant water pressure on the log gate and alpha is equals to inclination of the gate with the normal to the side of the log. मैं आपको फिर से बता दूं कि log gates क्या चीज़ है. The log gates are provided in navigation chambers to change the water level in a canal or river for navigation. Okay, there are two sets of the gates, one on either side of the chamber. In log gate, the reaction between the two gates are is given by this. तो ये बेसिकली आपका जो है ना ये log gates हैं, ठीक है. These are log gates. ये वाटर की नेविगेशन के लिए यूज होती है, ठीक है. The log gates are provided in navigation chambers to change the water level in a canal or river for navigation. These are two sets of the gate, one on either side of the chamber. In a log gate, the reaction between the two gates R is given by R is equals to P divided by 2 sine alpha, where P is equals to resultant water pressure on the log gate and A is the inclination of the gate with the normal to the side of the log. अब buoyancy क्या चीज़ है? When a body is immersed wholly or partially in a liquid, it is lifted by a force equal to the weight of the liquid displaced by the body. This statement is known as the Archimedes principle. The tendency of the liquid to uplift an immersed body because of the upward thrust of the liquid is known as the buoyancy. The force tending to lift up the body is called the force of buoyancy or buoyancy force, and it is equal to the weight of the liquid displaced. The point through which the buoyancy force is supposed to act is known as the center of the buoyancy. ठीक है, फिर से मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ. Buoyancy, when a body is immersed wholly or partially in a liquid, it is lifted by a force equal to the weight of the liquid displaced by the body. This statement is known as the Archimedes principle. The tendency of the liquid to uplift and lift the tendency of the liquid to uplift an immersed body because of the upward thrust of the liquid is known as the buoyancy. फिर से बता देता हूँ. The tendency of the liquid to uplift an immersed body because of the upward thrust of the liquid is known as the buoyancy. The force tending to lift up the body is called the force of the buoyancy or buoyancy force, and it is equal to the weight of the liquid displaced. The point through which the buoyancy force is supposed to act is known as the center of the buoyancy. It may be noted that if the force of the buoyancy is more than the weight of the liquid displaced, then the body will float. ठीक है. If the force of the buoyancy is more than the weight of the liquid displaced, then the body will float. If the force of the buoyancy is less than the weight of the liquid displaced, then the body will sink down. आपका वही वाली बात है कि आपका weight of the liquid अगर ज़्यादा है buoyancy force से तो आपकी बॉडी सिंक करेगी, और if the buoyancy force is more than the weight of the liquid displaced, this weight of the liquid displaced की मेन रेफरेंस हम ये लेंगे. the weight of the displaced जो वाटर है अगर वो इक्वल टू अगर वो मतलब फोर्स ऑफ द buoyancy के बराबर हो तो वो जो है इज़ मोर देन द सॉरी कम हो, ठीक है, और फोर्स ऑफ द buoyancy ज़्यादा हो, उस टाइम में बॉडी फ्लोट करेगी. इफ़ द फोर्स ऑफ द buoyancy इज़ लेस और आपका वेट ऑफ द डिस्प्लेस वाटर ज़्यादा हो, इसका मतलब वेट ऑफ द बॉडी ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में बॉडी सिंक करेगी. ठीक है. इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज हमने पढ़ी भी है, वो दूसरे वीडियो में तो हम इसको ऊपर ऊपर जल्दी जल्दी वो बड़े अच्छी तरीके से वहाँ पे हमने पढ़ी है. ठीक है. फ्लूइड मैकेनिक्स के जो लेक्चर्स है उसमें. The equilibrium of floating bodies are of the following type. Stable equilibrium: if a body floating in a liquid returns to its original position when given a small angular displacement, and then the body is said to be in a stable equilibrium. Unstable equilibrium: if a body floating in a liquid does not return back to its original position and heels further away when given a small angular displacement,
then the body is said to be in unstable equilibrium, neutral equilibrium. If a body floating in a liquid occupies a new position and remains at rest in the new position when given small angular displacement, then the body is said to be in a neutral equilibrium. अब मेटासेंटर और मेटासेंट्रिक हाइट क्या चीज़ है? Metacenter and metacentric height. The metacenter may be defined as the point about which a floating body starts oscillating when when given a small angular displacement. It is denoted by m. The metacentric height is the distance between the center of the gravity, ठीक है, of the floating body and the metacenter m. Mathematically, metacenter height is equals to gm is equals to 1 by v minus bg इज इक्वल्स टू बी एम माइनस बी जी। इसके दो फार्मूले हैं, इसका मतलब ये है, हमने एक पढ़ा था पहले उसमें नोट्स में, एक हमने नहीं पढ़ा, हमने ये चीज़ पढ़ी कि जी एम इज इक्वल्स टू बी एम माइनस बी जी, वेयर ये जो बी एम है वो क्या होता है, वो होता है सेंटर ऑफ बियॉन्सी टू मेटासेंट्रिक जो मेटासेंटर होता है उसके बीच में डिस्टेंस, और बी जी और बी जो बी जी होती है वो क्या चीज़ है कि सेंटर ऑफ बियॉन्सी, सॉरी ये जो है ना मेटा सेंटर, ये क्या चीज़ है, ये बी एम है बेसिकली आपका सेंटर ऑफ बियॉन्सी टू सेंटर टू मेटा सेंटर जो बीच में डिस्टेंस है, ये क्या चीज़ है बी जी, ये है बेसिकली आपका सेंटर ऑफ द बियॉन्सी टू सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है। जब जी एम का क्या फार्मूला है बेसिकली बी एम माइनस बी जी, या फिर आपका दूसरा फार्मूला ये है इसका कि जी एम इज इक्वल्स टू 1 बाई वी, ठीक है, जी एम इज इक्वल्स टू 1 बाई वी माइनस बी जी, ठीक है, ये सॉरी मैंने आधा लिख दिया था, ठीक है, तो जी एम इज इक्वल्स टू 1 बाई वी माइनस बी जी, ठीक है। The metacentric height is the distance between the center of the gravity of the floating body and the metacenter m, ठीक है। मैथमेटिकली मेटासेंट्रिक हाइट इज इक्वल्स टू जी एम इज इक्वल्स टू 1 बाई वी माइनस बी जी, ठीक है, या फिर दूसरा फॉर्मूला है बी एम माइनस बी जी, ठीक है। इसमें जो आई है, अच्छा ये बेसिकली आई है, ये मैंने मिस्टेक किया हुआ है, ठीक है, जी एम इज इक्वल्स टू आई बाई वी, ठीक है, जी एम इज इक्वल्स टू आई बाई वी माइनस बी जी, जी एम इज इक्वल्स टू आई बाई वी माइनस बी जी, ठीक है, ये मैंने इसमें आई नहीं लिखा था, इधर भी सही नहीं लिखा था, ये आई है, ठीक है, बी सी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या चीज़ है कि जो आई है वो है मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी एट द वाटर सरफेस, v इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स्ड इन वाटर, और बी जी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द बियॉन्सी एंड द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है। द कंडीशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम फॉर अ फ्लोटिंग एंड सबमर्ज्ड बॉडी आर एज फॉलोज। अब ये जो है ना बेसिकली ये उधर बहुत अच्छा समझाया गया है नोट्स में, उधर भी आप देख सकते हैं, लेकिन इधर मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ये कि स्टेबल में मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉर्मल जो सिचुएशन होती है उसमें मेटा सेंटर टॉप पे होता है, ठीक है, जो स्टेबल पोजीशन होती है, एम टॉप पे होता है, ठीक है, फिर उसके बाद सेंटर ऑफ द ग्रेविटी होती है, फिर आपका सेंटर ऑफ द बियॉन्सी होता है, ये नॉर्मल सिचुएशन है। इसमें क्या लिखा है कि जो स्टेबल पोजीशन है आपकी, उसमें क्या है बेसिकली, ठीक है, फ्लोटिंग, ठीक है, इसमें लिखा है कि स्टेबल पोजीशन में आपका जो एम लाइज अबव जी, ठीक है, बिल्कुल सही है कि एम लाइज अबव जी, इस केस में आपका फ्लोटिंग बॉडी है, फ्लोटिंग मीन्स कि वो पानी से फिर भी ऊपर है, फ्लोट कर रहा है, ठीक है। फ्लोटिंग को याद रखें आप, ठीक है, फ्लोटिंग को आप नॉर्मली समझें, ठीक है। तो नॉर्मल सिचुएशन में आपका क्या होता है, इधर आप देख सकते हैं कि आपका दोनों केस में स्टेबल में और अनस्टेबल में आपकी जो नॉर्मल सिचुएशन में आपका वही है जो मैंने आपको इधर बताया है, स्टेबल में भी आपको यही सीन है, फ्लोटिंग बॉडी में ऊपर ही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इधर बेसिकली क्या होता है, ठीक है, इस तरह होता है कि स्टेबल पोजीशन में आपका टॉप पे मेटा सेंटर होता है,
फिर आपका होता है सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, और फिर आपका होता है बीएनसी, सेंटर ऑफ द बियॉन्सी। ठीक है। अब बात ये आती है कि जो आपका फ्लोटिंग बॉडी में केस है वो यही हो गया। अगर आपके सबमर्ज्ड है, ठीक है, अगर आपका सबमर्ज्ड है तो आपका ये जो सेंटर ऑफ ये बी सी जो है ना, इसको आप चेंज कर लोगे, एम बी, और ये हो जाएगा सी। आपका सेंटर ऑफ द ग्रेविटी नीचे चला गया है, आपके बियॉन्सी ऊपर हो गया, यहाँ पे गेम खराब हो गई है। ठीक है, तो आपका समर्ज्ड हो गया। दूसरे केस में क्या, अनस्टेबल में। अनस्टेबल केस ये है कि आपको अगर फ्लोटिंग है फिर तो नॉर्मल सिचुएशन है, आपका एम है टॉप पे, फिर है सी सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, फिर है बी एन सी। ठीक है, वो सही है, ये कि एम लाइज अबव जी, बिल्कुल सही है, एम लाइज अबव जी बिल्कुल सही है। ठीक है, कि एम सच में लाइज अबव बी, सॉरी। ठीक है, एम सच में लाइज अबव जी, सॉरी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और सेंटर ऑफ द ग्रेविटी लाइज अबव बी एन सी। तो ये सिचुएशन आपकी हो गई नॉर्मल की, फ्लोटिंग बॉडी की। अब अगर ये सबमर्ज हो जाए तो उसमें आप क्या करोगे कि वही सीन है कि आपका ये बी सी में फ़र्क आ जाएगा, एम आपका वही होगा। ठीक है, जो आपका बी है वो ऊपर चला जाएगा, और आपका लास्ट में रह जाएगा सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। तो ये आपका हो गया बेसिकली नॉर्मल सिचुएशन, और ये आप क्या हो गया, सबमर्ज पोजीशन। ठीक है, समर्ज बॉडी। अब हम लास्ट उसमें आते हैं न्यूट्रल में। न्यूट्रल में तब होता है जब आपका मैटर सेंटर और आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये कोइंसाइड कर जाए, ये आपका है न्यूट्रल केस। न्यूट्रल केस में ऐसा है कि अगर अगर आप टिल्ट भी कर लें ऑब्जेक्ट को, फिर भी वो अपनी पोजीशन रिगेन कर ले, तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रल पोजीशन। कि वो पहले इक्विलिब्रियम में था, हमने उसको फोर्स अप्लाई की उस पर, वो अनस्टेबल हो गया, वो अनस्टेबिलिटी की वजह से उसने थोड़ा सा टाइम लिया, फिर वापस वो अपने उसमें आ गया। ठीक है, पॉइंट में, तो वो बेसिकली आपका न्यूट्रल पोजीशन है, वापस अपने इक्विलिब्रियम में आ गया वो। तो एम एन जी कॉन्साइड, बी एन जी कॉन्साइड। ठीक है, अच्छा, इसमें आप याद रखो अगर फ्लोटिंग होगा तो उसमें एम एन जी कॉन्साइड, ये हमें पता था, ये हमें नहीं था पता सबमर्ज का। ठीक है, इसमें क्या केस है कि अगर आप इसको आप इस तरह याद करो कि एम सी बी है, तो मैंने आपको कहा था कि दो किस्म के ताल्लुक है, एक है एम सी का, एक है ताल्लुक है बी सी का। ठीक है, इसमें फर्स्ट में आप इस तरह का याद कर लो कि फ्लोटिंग में आपका जो है वो नॉर्मली जो मैंने आपको बात की थी कि मेटर सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड कर जाते हैं। अब दूसरा केस जो है सबमर्ज, उसमें मुझे नहीं था पता, ये आप ऐड कर लें अपने नॉलेज में कि उसमें आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बीएनसी ये कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, ये सीन है। अब हम आगे आते हैं, आगे क्या चीज़ है, द टाइम ऑसिलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी इज गिवन बाय टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट के स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एच जी। ठीक है, तो ये आपका आ गया बेसिकली टाइम पीरियड, नहीं सॉरी, टाइम ऑसिलेशन। The time of oscillation t of a floating body is given by t is equals to 2 pi under root k square divided by h dot g. K is radius of the gyration of the floating body, क्योंकि k आपको पता है अक्सर रेडियस ऑफ गायरेशन ही होता है वो k। ठीक है, अबाउट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। ठीक है, h इज इक्वल्स टू मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी विच इज gm। ठीक है, h आपका हो गया मेटासेंट्रिक हाइट, जी आप ग्रेविटेशनल पुल हो गया, पाए पता है आपको कि आपको कि क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन है, ये रेडियस ऑफ द गायरेशन ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी। तो ये बेसिकली फार्मूला आप याद कर लो। ये कौन सा फार्मूला है, ये है हाँ 2 पाई, टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ ऑसिलेशन का फार्मूला है। ठीक है, उसमें आप क्या करोगे बेसिकली के, ठीक है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट के स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एच डॉट जी है। आपका एच हो गया जी एम विच इज़ मेटासेंट्रिक हाइट, ये आ गया आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, और
जो ये चीज़ है, और टी आपका हो गया टाइम ऑसिलेशन, टाइम। अब हम आते हैं हम अब हम आगे आते हैं। आगे क्या चीज़ है बेसिकली ये है कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या चीज़ है, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स बेसिकली जो है ना वो ये चीज़ है कि फ्लूइड मैकेनिक्स द सॉरी फ्लूइड काइनेमेटिक्स, ठीक है। फ्लूइड काइनेमेटिक्स is that branch of the fluid mechanics which deals with the study of velocity and acceleration, because it deals with the study of velocity and acceleration of the fluid particles without taking into the consideration of any force or एनर्जी, ठीक है। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या है, इसमें आप फोर्स या एनर्जी की इसमें कंसिडरेशन नहीं करते। The fluid kinematics is that branch of the fluid mechanics which deals with the study of the velocity and acceleration of the fluid particles without taking into consideration any force or energy. Rate of discharge: the quantity of liquid per second through a section of a pipe or a channel is called discharge and is measured in cumecs, मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। इसमें क्यूसिक्स क्या होता है, फीट क्यूब पर सेकेंड, और ये क्यूमिक्स लिखा हुआ है तो ये मीटर क्यूब पर सेकेंड है, ठीक है। मैथमेटिकली डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू AV, where A is cross-sectional area of the pipe, B is the average velocity of the liquid. It may be noted that the velocity of the liquid is maximum at the center of the pipe and is minimum near the walls. क्योंकि ये क्यों होता है, क्योंकि उसमें एडीज फॉर्म होती हैं साइड पे और लॉसेस होते हैं बाउंड्री पे, ठीक है, इसलिए। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इज मैक्सिमम एट द सेंटर, सेंटर पे मैक्सिमम होता है, साइड वॉल्स पे कम होता है क्योंकि वहाँ पे लॉसेस हो रहे होते हैं, फ्रिक्शन लॉसेस। अच्छा, बी क्या है, बी पॉइंट है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, याद रखो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी आ गई, इफ एन incompressible liquid is continuously flowing through a pipe or a channel whose cross-sectional area of the liquid passing per second is the अच्छा फिर से बता देता हूँ, if an incompressible liquid is continuously flowing through a pipe or a channel whose cross-sectional area may or may not be constant, ठीक है। The quantity of the liquid passing per second is same at all sections. Q is known as the equation of the continuity of a liquid flow mathematically. अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो Q है वो हर जगह सेम रहता है प्रोवाइडेड दैट जो आपकी एरिया है वो फ़र्क ना आए, ठीक है, वो सेम हो। तो Q इज इक्वल्स टू ए वी, ठीक है, ये चीज़ है। टाइप्स ऑफ द फ्लोज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आता है। टाइप्स ऑफ द फ्लोज इन अ लिक्विड इन अ पाइप, ठीक है। द टाइप ऑफ द फ्लो ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द मैनर इन विच द पार्टिकल्स यूनाइट एंड मूव। Though there are many types of the flows, yet the following are important. Uniform flow. Uniform flow वो flow है, a flow in which the liquid particles at all sections of the pipe or channel have the same velocity is called the uniform flow. ठीक है, अगर आपके पास सेम वेलोसिटी है तो आपका यूनिफॉर्म फ्लो होता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का क्या है, फ्लो इन विच द लिक्विड पार्टिकल्स एट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अ पाइप और अ चैनल हैव डिफरेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म फ्लो। अगर आपकी वेलोसिटी सेम है तो वो यूनिफॉर्म फ्लो है पार्टिकल्स की आपस में। अगर वेलोसिटी पार्टिकल्स के आपस में सेम नहीं है तो वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ, यूनिफॉर्म फ्लो, अ फ्लो इन विच द लिक्विड पार्टिकल्स एट ऑल सेक्शन ऑफ द पाइप और चैनल हैव द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म फ्लो। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो वो है, अ फ्लो इन विच द लिक्विड पार्टिकल्स एट डिफरेंट सेक्शंस of a pipe or a channel have different velocity is called a non-uniform flow. Streamline flow क्या है कि a flow in which each liquid particle has a definite path and paths of the individual particles don't cross each other is called the streamline flow. एक ही डायरेक्शन में जाते हैं और जो है ना ये वही वाली चीज़ जो पाइप की अक्सर होती है कि वो जो है ना पाइप या कोई ऐसी वो हो जो कि जिसके सारे पार्टिकल्स एक ही उसमें आए, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो क्या है कि अ फ्लो इन विच द लिक्विड पार्टिकल डज नॉट हैव अ डेफिनेट पाथ
and the paths of individual particles also cross each other is called a turbulent flow. अब टर्बुलेंट और फिर स्ट्रीमलाइन में क्या फ़र्क है? स्ट्रीमलाइन के जो सारे पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड पार्टिकल, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं और वो जा रहे होते हैं। टर्बुलेंट फ्लो में वो आपस में अलग अलग से होते हैं। इसलिए स्टेडी फ्लो क्या है? अ फ्लो इन विच द क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड flowing per second is constant is called a steady flow. A steady flow may be uniform or non-uniform. Unsteady flow. A flow in which the quantity of a liquid changing flowing per second is not constant is called unsteady flow. अब आते हैं हम compressible flow पे. A flow in which the volume of a fluid and its density changes during the flow is called a compressive flow. ठीक है? A flow in which the volume of the fluid and its density changes during the flow is called the compressible flows. All the gases are considered to have a compressible flow. मतलब वो compress हो सकती है, liquid तो compress नहीं हो सकता ना, तो इसलिए incompressible flow. A flow in which the volume of a fluid and its density does not change during the flow is called the incompressible flow. All the liquids are considered to have an incompressible flow. यही बात मैंने आपको कहा है कि लिक्विड जो है वो कंप्रेस नहीं हो सकते, ठीक है, तो वो इनकम्प्रेसिबल फ्लो में आते हैं। ठीक है, रोटेशनल फ्लो, अ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स आल्सो रोटेट हैव द सेम एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, फिर से बताता हूँ कि अ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स आल्सो रोटेट, this is they have the same angular velocity about their own axis while flowing is called a rotational flow. Irrotational flow, a flow in which the fluid particles don't rotate about their own axis and retain the original orientation is called the irrotational flow. One-dimensional flow, a flow in which the streamline of its moving particles are represented by straight line is called one-dimensional flow. Two-dimensional flow, a flow in which the streamline of its moving particles are represented by a curve is called a two-dimensional flow. कर्व से रिप्रेजेंट होगा तो टू वे होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होगा तो वन डायमेंशनल फ्लो होगा. थ्री डायमेंशनल फ्लो, a flow in which the streamlines of the moving particles are represented in space. This is along the three mutual perpendicular directions is called a three-dimensional flow. फिर हम आते हैं डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड्स में. ठीक है, द डायनेमिक्स ऑफ द फ्लूइड फ्लो इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ द साइंस which deals with the study of the fluids in motion considering the forces which causes the flow. फोर्सेस की बात आ गई तो वो हम डायनेमिक में डालेंगे. फोर्सेस के बगैर वाली बात है तो हम उसको काइनेमेटिक्स में डालेंगे. ठीक है, different types of the energies or the head of the liquid in motion. The following are the three types of the energies or the head of the following or the head of the flowing liquids. ठीक है, potential head और potential head, sorry, potential energy or potential head. It is due to the position above some suitable datum line. It is denoted by Z. Second क्या है? Kinetic energy or kinetic or velocity head. It is due to the velocity of the flowing liquid. ठीक है, it is given by the formula v square by 2g, where v is the velocity of the flow and g is the acceleration due to the gravity. Pressure energy or pressure head. It is due to the pressure of the liquid. Its value is given by P divided by W, where P is the pressure in Newton per meter square and W is the weight density of the liquid in न्यूटन पर मीटर क्यूब. इसमें अगर आप एक चीज़ नोट करें कि बर्नौली इक्वेशन जो हमने पढ़ा था कि वो यूलर इक्वेशन या वन डायमेंशनल वो है, नीचे लिखा भी है इधर, तो उसमें अगर हमने नोट किया उसमें तीन टर्म्स आती हैं कि पी डिवाइडेड बाय गैमा. ठीक है, जो हम गैमा और डब्ल्यू एक ही बात है, प्लस वी स्क्वायर बाई 2g, ये आपका वेलोसिटी हेड हो गया, और प्लस ये हो गया आपका ये जी जी सॉरी हाँ, ये आपका प्रेशर हेड हो गया, ये आपका वेलोसिटी हेड हो गया, ये आपका पोटेंशियल हेड हो गया, या इन तीनों को आप एनर्जीज के टर्म में भी कह सकते हैं. द टोटल एनर्जी और द टोटल हेड ऑफ द लिक्विड पार्टिकल इन अ मोशन इज गिवन बाय total energy is equals to
पोटेंशियल एनर्जी वही बात, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, वही जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, टोटल हेड क्या है, पोटेंशियल हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस प्रेशर हेड। अच्छा, बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है, बर्नौली इक्वेशन स्टेट्स दैट फॉर अ परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल flowing in a continuous stream, the total energy of the particles remain the same while the particles move from one point to another. Mathematically, Z1 plus V square divided by 2G plus P1 divided by W is equals to Z2 plus V square divided by 2G plus P2 divided by W is equals to constant. The Bernoulli equation is applied to वेंचुरीमीटर और मीटर एंड पेटॉट ट्यूब। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन आपका अप्लाई हो रहा है वेंचुरीमीटर में, ऑरिफिस मीटर में और पेटॉट ट्यूब में। द बर्नौली इक्वेशन फॉर, जैसे हमने वहाँ पे लेक्चर में भी अगर किया होगा आपको याद होगा कि उसमें हमने देखा था कि उसमें पेटॉट ट्यूब जो कि हम यूज़ करते हैं वेलोसिटीज़ फाइंड करने के लिए, तो उसमें भी बेसिकली आपका वही यूज़ होता है बर्नौली इक्वेशन। तो ऑरिफिस मीटर और वेंचुरीमीटर में जो कि डिस्चार्ज यूज़ होता है, इसमें भी हम यूज़ करते हैं बर्नौली इक्वेशन। इसमें वही मतलब चीज़ फिर से बताई गई है कि P1 डिवाइडेड बाय रियल फ्लूइड्स का, कि P1 डिवाइडेड बाय W प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल्स टू P2 डिवाइडेड बाय W प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G प्लस Z2 प्लस HL। अभी HL क्या है, वो आपकी लॉसेस हैं। ठीक है, रियल फ्लूइड है तो इसमें आपकी लॉसेस भी आएंगी, तो लॉसेस वाली बात भी आ गई। ठीक है, इसमें HL यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि HL इज इक्वल्स टू लॉस ऑफ द एनर्जी बिटवीन द सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। अब हम जो लेते हैं केसेस, उसमें हम आइडल केस लेते हैं, हम उसमें HL कभी कभी नहीं लेते, लेकिन बेसिकली हेड लॉसेस का लाजमी होती है कभी न कभी। यूलर इक्वेशन क्या कहता है, यूलर इक्वेशन इन द डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, the Euler equation in the differential form for the motion of the liquid is given as follows। ठीक है, आपका जो डिफरेंशियल बिटवीन द प्रेशर प्लस जी डॉट डी एक्स प्लस वी डॉट डी वी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये आपका क्या चल रहा है, ये आपका मेरे ख्याल में एज फार एज आई नो ये चीज़ है, मेरे ख्याल में नीचे लिखी होगी चीज़। ठीक है, अच्छा, this equation is based on the following assumption: the fluid is non-viscous, the fluid is homogeneous and incompressible, the fluid is continuous, steady and along the streamline. क्योंकि the velocity of the flow is uniform over the section। ठीक है, आप जब यूलर इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हो तो आपको बर्नौली इक्वेशन मिलती है। फिर से मैं बताता हूँ कि यूलर इक्वेशन इन द डिफरेंशियल फॉर्म फॉर द मोशन ऑफ द लिक्विड इज गिवन एज फॉलोज। आपकी डिफरेंशियल इन प्रेशर प्लस जी डॉट डी एक्स प्लस वी डॉट डी वी। दिस इक्वेशन इज बेस्ड अपॉन द assumptions that the fluid is non-viscous। ठीक है, the fluid is homogeneous and incompressible, the fluid is continuous, steady and along the streamline, the velocity of the flow is uniform along the section। ठीक है, the Bernoulli equation is of note, the Bernoulli equation is obtained by integrating the by the integration of the above Euler's equation। अब विचुअलोमीटर क्या चीज़ है, ये हमने पढ़ा था, वैसे इसकी विजन भी हो जाएगी इस तरह। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द discharge of the liquid flowing in a pipe. It consists of three parts. This is the converging, the throat and the diverging cone. The length of the divergent cone is made about 3 to 4 times longer than that of the convergent cone. In order to avoid tendency of the breaking away the streamline of the liquid and to minimize frictional losses, it may be noted that the velocity of the liquid at the throat is higher than that of the inlet। क्यों, क्योंकि throat में आपका जाके वहाँ पे एरिया कम होता है, where there is when there is low area, कम area, there you have more velocity and the pressure is less, because velocity is related to pressure। the more the velocity the less the pressure, the less the velocity the more the pressure। ठीक है, and the area is linked to velocity, more the area less the velocity, less the area more the velocity। ठीक है, तो आपका डायमीटर पे आपकी डायमीटर नहीं, थ्रोट पे आपकी डायमीटर कम होती है तो वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होती है, यहाँ पे डायमीटर ज़्यादा होगा पाइप का, वहाँ पे वेलोसिटी कम होगी। द प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट द थ्रोट इज लोअर देन दैट ऑफ द इनलेट। वही बात, क्योंकि वहाँ पे एरिया बेसिकली कम है, तो मैंने आपको कहा था कि वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा है तो मतलब प्रेशर कम है।
ठीक है, द वेलोसिटी एंड द प्रेशर ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द डाइवर्जेंट पोर्शन डिक्रीजेस। अब इसके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, the velocity and the pressure of the liquid flowing through the divergent portion। इसको याद रखो। ठीक है, अब डिस्चार्ज का फॉर्मूला है कि ठीक है, डिस्चार्ज, अच्छा ये आप डाइवर्जेंट पार्ट की बात कर रहे हैं, अब इसलिए बात कर रहा है क्योंकि डाइवर्जेंट पार्ट में बेसिकली अगर आप नोट करें कि उसमें आपका डायमीटर ज़्यादा होता है तब वेलोसिटी कम होती है। होना तो ऐसे चाहिए कि प्रेशर ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है तो प्रेशर भी कम कर लो। ठीक है, द डिस्चार्ज थ्रू अ स्विचोमीटर इज गिवन बाय Q इज इक्वल्स टू CD A1 A2 इंटू 2GH अंडर रूट डिवाइडेड बाय, अच्छा फिर से बता देता हूँ, Q इज इक्वल्स टू CD जो कि कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है एक उसका, CD A1 A2 डिवाइडेड बाय अंडर अंडर स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर और इंटू 2GH अंडर रूट 2GH की वेलोसिटी है मेरे पास। अच्छा, इसमें अगर आप नोट करें कि जो हमारी जो हम एरिया लेते हैं, एक हम इनलेट पे लेते हैं, इनलेट के साथ ही एक हम थ्रोट के जस्ट आफ्टर लेते हैं जो कि कम है काफ़ी। तो जो है एरिया एट थ्रोट इसलिए A2 है क्योंकि वो कम है, तो A1 माइनस A2 हो जाएगा। अब ऑरिफिस मीटर इनपिट और ट्यूब क्या चीज़ है? द ऑरिफिस मीटर इज़ अ डिवाइस cheaper than venturimeter flowing through a pipe. It works on the same principle as that of the venturimeter. The pitot tube is a small open tube bent at a right angle 90 degree, ये आपका MCQ आते हैं. It is used to measure the velocity of the flow जो मैंने बताया था at the required point in a pipe. It is determined by measuring the rise of the liquid in a tube. ये H से होता है, ठीक है, हाइट से। अच्छा, मोमेंटम इक्वेशन क्या चीज़ है? The momentum equation is based on the law of the momentum or momentum principle, which states that the net force acting on a mass of the fluid is equal to the change in momentum of the flow per unit in the direction mathematically होना चाहिए चीज़। ये अगर आप याद रखें, हमने ए लेवल्स में चीज़ पढ़ी थी, F is equals to mu माइनस एम वी डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, ये माइनस था बीच में। इधर हम कहते थे कि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू द अप्लाइड फोर्स। तो यही चीज़ है, द मोमेंटम इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ मोमेंटम और मोमेंटम प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मास ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फ्लो पर यूनिट एरिया इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, ये सीन है, समझ आई तुझे? तो इसको आप चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम भी कह सकते हैं, या इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हो आप। ठीक है, यही चीज़ आ गई यहाँ पे कि ये देखें ना, इसमें यही चीज़ गिवन है कि एफ इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड। ठीक है, तो एम वी इसमें जो है वो बताया गया है कि एम वी जो है मोमेंटम है बेसिकली। ठीक है, एम यू माइनस एम वी, एम ये मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल्स टू कि आपका जो मैस इंटू वेलोसिटी है। ठीक है, द इम्पल्स, अच्छा इम्पल्स क्या चीज़ है? अब ये वही चीज़ है जो हमने एरियल में पढ़ी हुई थी, अगर आपको याद हो, इम्पल्स इज इक्वल्स टू एफ टी। ठीक है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ द फोर्स अप्लाइड फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम। ठीक है, तो एफ टी क्या चीज़ है कि हमने अगर पढ़ा है कि एफ इज इक्वल्स टू एम यू माइनस एम वी डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, इसमें इसको से मैं साफ करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, एम, अच्छा ठीक है, ये क्या चीज़ थी कि एम एट एम वी लिखना है मेरे ख्याल में, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता था। ठीक है, एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाय टी, इट इज़ इक्वल्स टू द फोर्स अप्लाई। ठीक है, तो आप इन दोनों को माइनस करें तो एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। तो आपका चेंज इन मोमेंटम, जो चेंज इन मोमेंटम है दैट इज इक्वल्स टू द इम्पल्स हो गया। ठीक है, आपका इम्पल्स मोमेंटम इज गिवन बाय दिस, ये वही चीज़ है। ठीक है, that states that the impulse of the force acting on a fluid in a short interval of the time is equal to the change of the momentum in the direction of the force. आज orifice क्या चीज़ है? Orifice is a small opening in a wall or a base of a vessel
through which the fluid flows. A mouthpiece is an attachment to the form of a small tube or a pipe fixed to the orifice. ठीक है, माउथ पे ये क्वेश्चन आता है अक्सर. A mouthpiece is an attachment in the form of the small tube or a pipe fixed to the orifice. Orifice के साथ ये अटैच किया जाता है माउथपीस को. ठीक है, its length is usually 2 or 3 times the diameter of the orifice. ये बहुत ज़्यादा MCQ ये चीज़ आती है. ठीक है, कि लेंथ ऑफ द माउथपीस क्या होता है, 2 or 3 times द डायमीटर ऑफ द ऑरिफिस. ठीक है, माउथपीस क्या होता है, माउथपीस अटैच किया जाता है ऑरिफिस पे, इसकी 2 or 3 times लेंथ होती है. ठीक है, 2 or 3 times होती है द डायमीटर. सो इट्स लेंथ इज यूजुअली, इसका लेंथ क्या होता है, लेंथ ऑफ द माउथ पीस कितना होता है, लेंथ ऑफ द माउथ लेंथ ऑफ द माउथ पीस सॉरी लेंथ ऑफ द माउथ पीस होता है. ठीक है, टू और टू टू और लेंथ ऑफ द माउथ पीस कितना होता है, 2 or 3 times द डायमीटर ऑफ द ऑरिफिस. ठीक है, याद रखो आप. अच्छा, इट इज़ यूज टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द डिस्चार्ज. अच्छा, ये भी याद रखो कि माउथ पीस क्या होता है, वो इंक्रीज करता है द अमाउंट ऑफ द डिस्चार्ज. नीचे क्या लिखा हुआ है, hydraulic coefficients. The following are the hydraulic coefficients. ठीक है, coefficient of contraction CC. It is defined as the ratio of the areas of the jet. ये हमने पढ़ा था, बड़ा अच्छे तरीके से वहाँ पे समझाया है. So you just need to give a short revision on this because वहाँ पे बहुत इसकी explanation बहुत ज़बरदस्त किस्म की explanation थी. ठीक है, कि coefficient of the contraction क्या चीज़ है, coefficient of the contraction is defined as the ratio of the area of the jet at the vena contractor to the area of the orifice start. मतलब एंड डिवाइडेड बाय स्टार्ट हो गया. ठीक है, वो स्मॉल है वो लार्ज है. इसकी जो वैल्यू है 0.62 तक होती है और 1 से कम होती है. ये चीज़ पढ़ी थी, याद है, गुड यार. कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या चीज़ है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल वेलोसिटी टू द वेलोसिटी ऑफ द थियोरेटिकल. थियोरेटिकल ज़्यादा होती है एक्चुअल से, तो हम क्या कहेंगे. अच्छा, क्या लिखा हुआ है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द जेट एट द वीना कंट्रैक्टा. सबकी बात वीना कंट्रैक्टर के साथ, ये याद रखो आप. ठीक है, पहला क्या था कि एरिया एट द वीना कंट्रैक्टर डिवाइडेड बाय द इनलेट ऑफ द डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द इनलेट और इनलेट ऑफ द क्या कहते हैं ऑरिफिस. दूसरा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का क्या था कि वेलोसिटी जो आपकी वीना कंट्रैक्टर पे है और डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी एट द इनलेट. नहीं सॉरी, एक्चुअल वेलोसिटी एट द वीना कंट्रैक्ट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वेलोसिटी. ठीक है, ये आपका हो गया ये. और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या है, ये होता है बेसिकली आपका सी सी इंटू सी वी. ठीक है, तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल डिस्चार्ज थ्रू द ऑरिफिस क्यू टू द थियोरेटिकल क्यू एम. ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ द डिस्चार्ज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ सी सी एंड सी वी. कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, ये सेंसिटिव एरियाज के लिए होता है और ये बेसिकली ये होता है कि बहुत कम यूज़ होता है लेकिन ये यूज़ होता है. ठीक है, इसका क्या है कि it is defined as the ratio of the loss of the head in the orifice to the head of the water available at the exit of the orifice. ठीक है, it is defined as the ratio of the loss of the head in the orifice to the head of the water available at the exit of the orifice. Note the coefficient of the velocity is determined experimentally by using the following relation. एक्सपेरिमेंटली वेलोसिटी किस तरह फाइंड होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y(h). ठीक है, जिसमें आपके पास जो एक्स स्क्वायर है वो आपके पास आता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. ठीक है, जो आपका y है वो आता है वर्टिकल डिस्टेंस और आपका h कैपिटल जो है वो कांस्टेंट वाटर हेड है. ये मुझे लगता है शायद आ भी जाए. ठीक है, तो इसको आप याद रखिए, 4y डिवाइडेड बाय नहीं सॉरी 4 h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4y(h). तो h स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4y(h). ठीक है, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4h, ये सारा अंडर रूट है. ठीक है, सी वी इज इक्वल्स टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय 4y(h). और इसमें y आपका वर्टिकल डिस्टेंस है, h आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और h आपका कांस्टेंट हेड है, वाटर हेड है. नीचे क्या लिखा है कि important expression used in orifice and mouthpieces. The following are the important expressions used in orifice and mouthpieces. Discharge to a large rectangular orifice. ठीक है,
अ लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस। अब इसका फॉर्मूला याद रखो, 2/3, ये हमने पढ़ा भी था वहाँ पे, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ द डिस्चार्ज, अच्छा इसमें जो सी डी है वो कोफिशिएंट ऑफ द डिस्चार्ज है। हाइट एच है, एच पर क्या है कि हाइट ऑफ द लिक्विड अबव द टॉप ऑफ द ऑरिफिस, ठीक है। जो आपका ऑरिफिस होगा उसके टॉप से आप मेजर करोगे एच को, ठीक है। बी इज इक्वल्स टू ब्रेथ ऑफ द ऑरिफिस, हाइट ऑफ द लिक्विड अबव द बॉटम ऑफ द ऑरिफिस, क्या चीज़ है, H2 है। और इसका फॉर्मूला क्या है याद रखो आप, स्टार्ट में 2/3 है, एच के साथ 3/2 है, ठीक है। ये है 2/3 इंटू सी डी इंटू 2G अंडर रूट 2G, ठीक है, इंटू बी इंटू एच 3/2, ठीक है। द पॉइंट एट विच द स्ट्रीम लाइन्स फर्स्ट बिकम पैरेलल इज कॉल्ड द वीना कंट्रैक्टा। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द जेट एट वीना कंट्रैक्टा इज लेस than that of the orifice, ये तो पता ही है हमें। The theoretical velocity of the jet at Wiener contractor is given by 2gh, ये तो हमें पता ही है कि v is equals to 2gh, ठीक है। The expression is called the Torricel's theorem, याद रखो आप हमेशा, ठीक है। जो टोरेसल थ्योरम क्या है कि v is equals to 2gh। The discharge through a wholly submerged orifice का क्या है, q is equals to cd into b into h into 2gh। 2gh बेसिकली आपको क्या होता है, यह वेलोसिटी है, इसलिए इस तरह समझो जैसे q इज इक्वल्स टू av है, ये बाकी सारा av हो गया, b इंटू एच, और cd आपको कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हो गया। तो अच्छा h क्या है, h हाइट ऑफ द वाटर ऑन द अपर स्ट्रीम above the top of the orifice, height of the water on the downstream above the bottom of the orifice, differences between the water level on either side of the orifice, time required to empty the tank completely through an orifice at the bottom is given है। T is equals to 2h, 2 क्या लिखा हुआ है, 2a शायद, हाँ 2a अंडर रूट H1 के साथ मल्टीप्लाई हो डिवाइडेड बाई 2d इंटू डिवाइडेड बाई सी डी इंटू ए, और फिर इंटू अंडर रूट 2g,